साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। उसमें एक प्रश्न है, क्या साहित्य का इतिहास फिर से लिखना जाना चाहिए? विश्लेषण कीजिए। उसका उत्तर इस प्रकार है। साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन का प्रश्न मूलतः इस बात से जुड़ा है कि इतिहास के पुनर्लेखन में क्या आधार हो सकते हैं। सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि नए इतिहास लेखन की आवश्यकता 3 कारणों से ही जन्म लेती है। पहला, वे आधारभूत तथ्य बदल गए हों जिन पर इतिहास आधारित हो। दूसरा, इतिहास में निहित दृष्टिकोण या बोध बदल गया हो। और तीसरा, पहले से इतिहास ग्रंथ लिखे जाने के बाद काफ़ी लंबा कालखंड गुजर चुका हो जिसे इतिहास में शामिल करना आवश्यक हो गया हो। उपरोक्त आधारों पर गंभीर विश्लेषण करके ही यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन कितनी आवश्यकता है। विश्लेषण का पहला मुद्दा यह है कि जिन तथ्यों से हिंदी साहित्य का इतिहास निर्मित हुआ है, क्या उनमें कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि नया इतिहास लिखने की आवश्यकता महसूस हो। हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिछले 1000 वर्षों से संबंधित कई तथ्य प्रमाणित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए कबीर के जन्म मृत्यु की घटनाएं, जायसी की रचनाओं की मूल प्रतियाँ, सूरदास के अंधत्व का प्रश्न, रासु साहित्य की प्रमाणिकता तथा घनानंद की रचनाओं की पूरी सूची जैसे कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके निर्धारण की प्रक्रिया निरंतर चली रही है। चूँकि साहित्य के इतिहास लेखन की गंभीर परंपरा का आरंभ हुआ मात्र 1.5 शताब्दी हुए हैं, इसलिए लगातार ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिनसे इतिहास की व्याख्या बदल सकती है। उदाहरण के लिए आचार्य शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर हिंदी साहित्य के पहले काल को वीर गाथा काल कहा था, उनमें से कीर्ति पताका जैसी रचनाएं आज तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। रासु साहित्य की कई रचनाएं भाषा के आधार पर आदिकाल के बाद की सिद्ध होने लगी हैं और कई ऐसी रचनाएं सामने आने लगी हैं जो शुक्ल जी के सामने उपलब्ध नहीं थी और यदि होते तो शायद उनके निर्णय को बदल देती। आदिकाल और भक्तिकाल के संबंध में ऐसे नए नए परिणाम सामने आते ही रहते हैं और इस रूप में इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत हमेशा बनी रहती है। अब दूसरा मुद्दा यह है कि क्या इतिहास बोध में कोई परिवर्तन घटित हुआ है जो नया इतिहास लेखन की ज़रूरत महसूस करता हो। हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले तो भक्तमाल और कालिदास हजारा जैसे रचनाओं में इतिहास बोझ नहीं के बराबर था और 19वीं शताब्दी के आरंभिक प्रयासों में इतिहास बोध बहुत सीमित रूप से जॉर्ज ग्रेशम जैसे विद्वानों के प्रयासों में दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल के आगमन से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की गंभीर इतिहास दृष्टि दिखाई देने लगती है। यह परंपरा आचार्य द्विवेदी से होते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह के प्रयासों तक पहुंचती है। इन सभी की इतिहास दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है किंतु एक बिंदु के बाद सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए आचार्य शुक्ल साहित्य को प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहकर विधेयवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत रचना के क्षण तथा रचना के जातीय समूह पर ध्यान तो देते हैं किंतु उनके व्यक्तित्व या साहित्यिक परंपरा में उनके स्थान की खोज नहीं कर पाते हैं। आचार्य द्विवेदी मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है कहकर साहित्य और मनुष्य के संबंधों को तो जोड़ते हैं, रचना के साथ संपूर्ण परंपरा का संबंध भी स्थापित करते हैं किंतु रचनाकार के व्यक्तित्व व युगीन परिस्थितियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा इतिहास की समाजवादी व्याख्या करते हुए कभी कभी वैचारिक पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं और आर्थिक विचारों को ही साहित्यकार के मूल्यांकन की प्रमुख कसौटी बना देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य के प्रत्येक इतिहास का दृष्टिकोण किसी न किसी बिंदु पर सीमित हो जाता है। इस दृष्टि से भी इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता महसूस होती है। विश्लेषण का अंतिम बिंदु यह है कि क्या साहित्य के इतिहास लेखन के पूर्व प्रयासों के बाद इतना समय बीत चुका है कि नए इतिहास की आवश्यकता महसूस हो जाए। इस दृष्टि से हम देखते तो पाते हैं कि साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा लगातार सक्रिय है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर बच्चन द्वारा रचित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तथा डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हाल ही में
लिखे गए इतिहास ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में वर्तमान काल तक के हिंदी साहित्य की समीक्षा की गई है तथा इनके नए संस्करण लगातार अपने समय से जुड़े रहे हैं। ऐसी स्थिति में इतिहास के पुनर्लेखन के लिए यह कारण पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष की ओर बढ़ सकते हैं कि साहित्यास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है या नहीं। जहाँ तक तथ्यों का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि साहित्य के इतिहास के तथ्य बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। न केवल नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, बल्कि समान मान्यता प्राप्त तथ्य भी अप्रामाणिक साबित हो रहे हैं। चूँकि इतिहास का विश्लेषण इन तथ्यों पर ही आधारित होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से नए इतिहास की आवश्यकता सिद्ध होती है। और यह भी सिद्ध होती है कि इतिहास का पुनर्लेखन आज की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि सभी प्रमाणों के निश्चित हो जाने तक की लगातार बनी रहने वाली आवश्यकता है। जहाँ तक दृष्टिकोण का सवाल है, इस बिंदु पर भी नए इतिहास की ज़रूरत महसूस की जा सकती है। वर्तमान काल में यह माना जा चुका है कि इतिहास का मूल तत्व तथ्य नहीं, उसकी व्याख्या में प्रयुक्त होने वाली इतिहास दृष्टि है। हिंदी साहित्य के जो इतिहास लिखे गए हैं, उनमें इतिहास दृष्टि धीरे धीरे परिपक्व की ओर बढ़ रही है और अब शायद किसी नई दृष्टि की नहीं, बल्कि उनकी दृष्टियों के तार्किक समन्वय की आवश्यकता अधिक है। इसके साथ यह ध्यान रखना जाना चाहिए कि इतिहासकार की दृष्टि किसी भी प्रकार के वैचारिक पूर्वाग्रह या दुराग्रह से मुक्त हो। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर समग्र रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में नवीन इतिहास या प्राचीन इतिहासों के नवीनीकरण की आवश्यकता बनी हुई है। किसी भी परंपरा में परिपक्वता एक क्षण से नहीं आती, बल्कि कई प्रयासों के परिणाम से आती है। वर्तमान में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा इतनी समृद्ध हो चुकी है कि हम एक आदर्श इतिहास की परिकल्पना कर सकते हैं। हिंदी साहित्य को एक ऐसे इतिहास की आवश्यकता है जिनमें वर्तमान समय तक के अनुसंधानों से प्रमाणिक, नवीन और समाविष्ट हो, जिनमें कविता या गद्य, मुक्तक या प्रबंध जैसे साहित्य खंडों के बीच इतिहासकारों के मूल्य से पैदा होने वाले मतभेद न हों, और जिनमें आचार्य शुक्ल के इतिहास दृष्टि का युग तत्व, आचार्य द्विवेदी के इतिहास दृष्टि का परंपरा तत्व, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास दृष्टि का विश्लेषण तथा समन्वय तत्व एक साथ विद्यमान हो।